हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, ठीक है, जो है क्लास 12 का। क्लास 12 जैक बोर्ड की तरफ से जो सेट जारी हुए हैं उसके चौथा सेट को हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो 3 सेट तक मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करके अपने तीनों सेट को कवर कर सकते हैं। ये आपका चौथा सेट है, कंप्लीट चौथा सेट है। देख सकते हैं कि विषय ज्योग्राफी है, पूर्णांक आपको 35 है और समय 1 से मतलब 1.5 घंटा कंप्लीट आपको समय मिलेगा। अगर आप मॉडल सेट को कंप्लीट करते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे अपडेट दिखेंगे आपको, ठीक है, और एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग मॉडल सेट को ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से सवाल आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल सेट। तो देख सकते हैं इसमें कि कुल प्रश्न 19 हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 7 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में पूरा करना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 1 अंक है। तो आप इसमें क्या है कि 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। हार्डली आप अगर दे सकते हैं तो 50 से 100 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और अधिकतम 50 शब्द दिया, अधिकतम मतलब कि बहुत कम, और हर क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है 15 से 19 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें 100 शब्द से थोड़ा ऊपर भी दे सकते हैं आप लोग आंसर, और इसका जो है 5 नंबर मिलेगा आपको। तो कंप्लीट आपको एक बार हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिंगा अनुपात क्या है। दूसरा है ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रदूषण है। चौथा तिलहन फसल किसे कहते हैं। पांचवा है ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है। छठा इंटरनेट क्या है। उसके बाद फिर सातवां है नीरू मीरू कार्यक्रम। आठवां है पाइपलाइन परिवहन। और नौवां है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करना है। 10वां में आपका कि भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है। 11वां है अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर। 12वां है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। 13 लौह एवं अलोह खनिज में उदाहरण, फिर उसका अंतर। उसके बाद 14 है प्रदूषित जल के उपयोग से लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं का वितरण करना है। फिर 16 है वर्षा जल संग्रहण। 17 है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। 18वां है भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में कुछ आपको निबंध लिखना है, ठीक है। और 19 में आपको क्या है कि 5 को कुछ स्थान दिया हुआ है, इसको आपको डिटेल में मैप में दर्शाना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेट 4 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात को परिभाषित करें। तो लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका कि प्रति 1000 पुरुषों में लिंगानुपात का तात्पर्य किसी जनसंख्या के आयु वर्ग में कुल महिलाओं व पुरुषों के अनुपात से है, जो किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए उपयोगी साधन होता है। किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात के अध्ययन द्वारा वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर, विवाह दर व व्यावसायिक संरचना जैसे जनांकीय कारकों की जानकारी मिलती है। तो लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या, मतलब क्या है कि जितना पुरुष की संख्या में स्त्री की संख्या देखा जाएगा। और आज वर्तमान की स्थिति में भारत में केरल में सबसे अधिक जनसंख्या, ये सबसे अधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा आर्थिक विकास की एक आवश्यक निवेश है जो जीवन स्तर में सुधार लाता है। ऊर्जा को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या है, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस इत्यादि। ऊर्जा को गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जैसे लकड़ी, कोयला, कठकोयला, सूखा हुआ गोबर, पशु उत्सर्जन तथा पशु शक्ति एवं वाणिज्यिक ऊर्जा, ठीक है, इत्यादि में भी वर्गीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक ऊर्जा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत विवरण तथा उत्पादन का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है, जिसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रदूषण को परिभाषित करना है। तो प्रदूषण क्या है, देख सकते हैं इसको, पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या है कि पर्यावरण में काफ़ी समस्या होती है, जिसके कारण उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण,
जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और स्थल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं प्रदूषण के, ठीक है। और जो एक प्राकृतिक प्रदूषक में आते हैं और मानव जनित प्रदूषण में भी आते हैं। प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स व होम्योस्टैटिक क्षमता के आधार के प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, परंतु मानव जनित परिवर्तनों के कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण अपनी तीव्रता के कारण सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये कंप्लीट आपका हो गया प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलहन फसल किसे कहते हैं। तो तिलहन क्या है कि हमारे देश में तिलहनी फसलों की कृषि प्रायः अनुपजाई मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में ही की जा रही है। रबी एवं खरीफ दोनों फसल समयों में तिलहन की कृषि की जाती है। सरसों रबी की प्रमुख फसल है, जबकि मूंगफली की कृषि खरीफ के समय की जाती है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी अग्रणी है। क्या है? मध्य प्रदेश। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन व नारियल तेल के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं केरल भारत में प्रथम स्थान रखते हैं। केरल, ठीक है, इत्यादि क्या है, प्रथम स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है। तो देखिए इसका आंसर, ओजोन परत क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। ओजोन लेयर तो पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में गैसों की एक नाजुक पट्टी पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक सनस्क्रीन, प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है और उसे सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों, खासकर यूवीबी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। हालांकि ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के निचली परत क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है, परंतु यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ओजोन गैस वायुमंडल में 2 अलग अलग स्तरों में पाई जाती है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल में। तो ओजोन परत का पतला होना, क्यों ओजोन परत जो है पतला हो रहा है, ठीक है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो 1974 में एक रसायनविद शेरवुड रोलैंड एवं मारियो मोलिना ने अब पहली बार इंगित किया कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल के ओजोन के औसत सांद्रण में कमी ला रहे हैं। जोसेफ फरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्ष प्रदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया। जोसेफ फरमन ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षरण हो जाता है। ओजोन विघटन का अवलोकन दक्षिणी ध्रुव के वसंत ऋतु अर्थात सितंबर से नवंबर के बीच हर वर्ष किया जाता है। बाद में यह घटना क्या है, ओजोन छिद्र कहलाने लगी। तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या था, ठीक है, कारण अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि तापमान, ठीक है, तापमान पर बढ़ना और CFCs फ्लोरोकार्बन का ज़्यादा उपयोग, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा प्रयोग। तो ये कंप्लीट क्या है, ओजोन परत में ह्रास के कारण है। और अगर ओजोन परत को हम लोग डिफाइन करें तो ये मान के चलिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो इसके ऊपर वायुमंडल में जो है वो पतली परत में फैली हुई है और ओजोन जो होता है O3 होता है, ठीक है, O3 को बोलते हैं ओजोन, ठीक है। तो इसमें क्षय हो जा रहा है, सूर्य का जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण आती है इसमें क्षय करती है, जिससे पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और पृथ्वी मानव में त्वचा कैंसर होता है। और आप देख सकते हैं एसिड रेन भी होता है, ठीक है, एसिड रेन जिसमें ताजमहल जो है वो अम्ल वर्षा के कारण भी कुछ प्रभावित हुआ है। ये न्यूज़ भी चर्चा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है सूचना तकनीक की सबसे अधिक सुगम प्रणाली है। इंटरनेट के द्वारा निम्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे आभासी शिखर सम्मेलन किया जाता है, जैसे क्वाड वगैरह का, और PM वगैरह जो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं उनको आभासी शिखर वर्चुअल बैठक कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम। आज देख सकते हैं आपके पूरे भारत में ऑनलाइन शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है। तो ये सब इंटरनेट के साधन की वजह से ही कंप्लीट हुआ है। प्लस आप कुछ मीटिंग कर सकते हैं, जैसे जूम ऐप में मीटिंग आजकल चलती है, तो ये कैसा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। प्लस फिर टिकट बुकिंग आप करा सकते हैं, एयर परिवहन का हो चाहे तो रेल परिवहन का हो, सबका टिकट जो है वो बुकिंग हो जाता है। फिर है कोई भी अगर ऑनलाइन फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना है तो आपका फॉर्म ETC भरा जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, मीशो इत्यादि से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ चुका है। फिर जॉब का एप्लीकेशन आपको मिलेगा, तुरंत अपडेट मिल सकता है, या तो फिर जॉब का एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग, व्यापार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट। उसके बाद लेन देन में बढ़ावा, आप देख सकते हैं कि आज कोई भी काम जो है इंटरनेट के माध्यम से, अगर कुछ भी हो जाता है, एक दिन अगर नेट नहीं रहता है तो काफ़ी बाधित हो जाता है पूरा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य सेवाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सी सेवाएं हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन की
नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो आप जानते हैं कि नीरू मीरू कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है। और ये क्यों चलाया गया था? मुख्यतः जल से रिलेटेड है और इसका तात्पर्य है जल और आप। इसमें जल और आप का तात्पर्य है जल और आप, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई जाती है। आंध्र प्रदेश के लोगों को जो है इस विधि में जल संरक्षण की विधियां बताई जाती है कि आप जल संरक्षण किस किस टाइप में करेंगे। 8 नंबर है पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष को बताएं। तो पाइपलाइन परिवहन देख सकते हैं कंप्लीट इसको। तो पाइपलाइनें कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और ठोस खनिजों के परिवहन के सबसे अधिक सुविधाजनक विधि प्रदान करती है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानि, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन के लाभ पहले देखेंगे हम लोग। तो पाइपलाइन क्या है कि पाइपलाइनों को खुदरे और पहाड़ी क्षेत्रों में सहित पानी के अंदर भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइनों के प्रचालन और रखरखाव की लागत परिवहन के अन्य विधियों की तुलना में काफ़ी कम है। पाइपलाइन में क्या है कि एक बार आप कंप्लीट अगर खर्चा कर देते हैं तो उसके बाद आपका बहुत समय तक आपका काम बाधित नहीं होगा। उसके बाद है पाइपलाइन में कम ऊर्जा खपत होती है। पाइपलाइन निर्माण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जुड़े होते हैं और पाइपलाइन में क्या है प्रदूषण नहीं होता है और ये हड़तालों से प्रभावित नहीं होते हैं। पाइपलाइन खराब सड़क स्थिति में भी प्रभावित नहीं होती क्योंकि वो सड़क के नीचे होती है, भूमिगत होती है, तो पाइपलाइन पे कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है इसके कुछ जो है हानि, ठीक है। तो हानि क्या है कि पाइपलाइनों का निर्माण जो होता है काफ़ी महंगा होता है और भारी निवेश की मांग करता है। मतलब क्या है कि इसमें एक बार अगर इसको आप लगाना चाह रहे हैं पाइपलाइन तो आपको काफ़ी ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको लाभ ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा निवेश लगता है। उसके बाद है पाइपलाइन की क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आप पाइपलाइन में एक बार अगर कुछ मोटा इंच चाहे पतला इंच का पाइप अगर आप बिछा चुके हैं तो फिर आपको उसको फिर बढ़ाने के लिए आपको फिर उसको उखाड़ना ही पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है। तो आपका मोटाई उसमें निर्भर करेगा, तो इसकी क्षमता को आप नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद क्या है कि पाइपलाइन की मरम्मत अत्यधिक तकनीक और कठिन होती है। अगर बीच में अगर आपका पाइप फटा हुआ है तो इसका मरम्मत करने के लिए आपको पाइपलाइन को उखाड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका मरम्मती जो है वो काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है पूरा। उसके बाद आतंकियों से सुरक्षा का खतरा है। अगर आप रेलवे ट्रैक के नीचे पार कर रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह पार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आतंकी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और वो पेट्रोल को वहाँ से चुरा सकते हैं उखाड़ कर, ठीक है। तो ये सभी क्या है पाइपलाइन परिवहन के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करना है आपको। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है? वैसे ऊर्जा स्रोत जो असमाप्त हैं वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और इन्हें क्या कहा जाता है? नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हैं। ये ऊर्जा के स्वच्छ साधन और पर्यावरण हितैषी हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से क्या है कि इससे आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में अधिकांश जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? भारत में जो अधिकांश जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या मुख्य कारण हैं? तो क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं, लिखेंगे आप लोग। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट में जन्म दर के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर काफ़ी कम है जन्म दर की तुलना में, या तो अगर जितना भी मृत्यु दर होता है एक दिन में उससे अधिक बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उससे वृद्धि होती है। उसके बाद है प्रवास, माइग्रेशन भी काफ़ी होता है। तो एक विशेष क्षेत्र में क्या है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, इसको जनसंख्या वृद्धि भी कहा जा सकता है। फिर है जीवन प्रत्याशा, संतान प्राप्ति की चाहत। उसके बाद अशिक्षा एवं अज्ञानता भी है। बाल विवाह, बहुत से लड़कियों का जो है बाल विवाह किया जाता है जिससे वो अधिक संतान पैदा करने लगते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लड़के की चाह में लड़कियों को पैदा करना और अन्य भी कारण है जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखे। तो सबसे पहले प्रवास है और प्रवास के दो प्रकार होते हैं, अंतर्देशीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो अंतर्देशीय प्रवास में है दो प्रकार होते हैं इसके, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास, और अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य के अंदर ही प्रवास, जैसे गिरिडीह जिला से रांची में प्रवास करना। नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्देशीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में मुख्य क्या क्या अंतर हैं। तो अंतर्देशीय प्रवास जो है वो ग्रामीण से ग्रामीण होता है और ग्रामीण से नगरीय भी हो सकता है, नगरीय से नगरीय होगा और नगरीय से ग्रामीण होगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होगा? अप्रवास होगा और उत्प्रवास होगा। अप्रवास जो है वो 96% अप्रवास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन,
कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करना है आपको। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, जिसमें अचार, मसाले, तेल, वस्त्र इत्यादि आएंगे। वन आधारित उद्योग में आएंगे इमारती लकड़ी, कागज, फर्नीचर इत्यादि। थर्ड में है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें सीमेंट, लोहा इस्पात उद्योग आएंगे। और चौथा है उद्योग द्वारा निर्मित कच्चे माल के आधारित उद्योग। ठीक है, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, लौह एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक साइड लिखेंगे आप लोग लौह खनिज, एक साइड लिखेंगे अलोह खनिज। अब लौह खनिज में क्या है कि वह धात्विक खनिज जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है लौह खनिज कहलाती है। और अलोह खनिज में है वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा के अंश नहीं पाए जाते हैं, वह अलोह खनिज है। उदाहरण, लौह खनिज का उदाहरण है लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट। और अलोह खनिज का उदाहरण है तांबा और बॉक्साइट। तो कंप्लीट 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्रदूषित जल का उपयोग करेंगे, जल जो प्रदूषित है पूरा जल, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि प्रदूषित जल जो है वो पीने योग्य नहीं होती है। और अगर पीने योग्य अगर उसको उपयोग में लाएंगे तो उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो उससे हैजा, टाइफाइड वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद उद्योग के लिए भी यूज नहीं होगी ये प्रदूषित जल। फिर है बीमारी का सबसे मुख्य कारण है प्रदूषित जल। उसके बाद झील व नदियों की सुंदरता कम करता है, जलीय जीवों के लिए हानिकारक एवं उसकी प्रजनन क्षमता पर अटैक करता है ये। कंप्लीट। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले चावल लिखेंगे। चावल क्या है, चावल जो है वो एक मुख्य धान्य फसल है और खाद्य फसल है चावल। भारत चीन के बाद दूसरा प्रमुख चावल उत्पादक देश है भारत। यह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य है, जहाँ पर आपको जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है और एक मुख्य खरीफ फसल है। कंडीशन क्या है चावल को उपजाने के लिए, भौतिक कंडीशन, जिसमें तापमान जो है आपको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपको तापमान चाहिए, तो काफ़ी उच्च तापमान है। वर्षा जो है वो 100 से 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो है वर्षण के रूप में जो आर्द्रता फैलती है उसको उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। अब चावल उत्पादक मुख्य देश देखेंगे अगर हम लोग, तो मुख्य देश में क्या है, चीन। ठीक है, सबसे पहले चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि, और फिर श्रीलंका भी है। और क्या वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है चावल की। उसके बाद चावल उत्पादक क्षेत्र देख सकते हैं, मैं इस मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ मैप के माध्यम से। तो सबसे पहला क्या है, गंगा डेल्टा। ठीक है, ये जो पूरा है भारत वाला एरिया ये गंगा डेल्टा वाला है। सेकंड में आपका इरावदी डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पर इरावदी डेल्टा। तीसरा में मेनाम डेल्टा है यहाँ पर। चौथा में मेकोंग डेल्टा है। फिर पांचवा में जो वियतनाम तट पर है, वियतनाम आप जान रहे हैं कि यहाँ पर है, वियतनाम तट है। छठा जो है वो ताइवान है, तो ताइवान यहाँ पर है आपका छठा। उसके बाद है 7वां नंबर याकत्सिया मतलब चाइना के पास है। फिर 8वां जो है दक्षिण कोरिया। और 9वां जो है वो जापान है। जापान निप्पन देश कहा जाता है जापान को। उसके बाद है फिलीपींस, 10वां नंबर फिलीपींस है। और 11वां नंबर जावा। और 12वां में जो है वो श्रीलंका, भारत के आसपास श्रीलंका। तो ये मुख्य क्षेत्र है चावल उत्पादक। फिर वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके 4 उद्देश्य लिखें। तो वर्षा के जल को विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोककर संग्रह करने की विधि को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। राजस्थान, इसकी विधियां जो है राजस्थान में इसको टांका कहा जाता है, जिसमें क्या है कि अपने छत से एक पाइप लगाया जाता है और उस पानी को नालियों के उस पाइप के माध्यम से अपने आंगन में संग्रहित किया जाता है। इसको टांका या कुंड कहा जाता है। और इसके क्या क्या और विधि हैं, नलकूप, गड्ढों, कुओं द्वारा जल संग्रह किया जा सकता है। इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, भूमिगत जल स्तर को रोकना, मृदा अपरदन को रोकना, बाढ़ से बचाव, पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देना, और पशुओं के लिए, अंत में पशुओं के लिए भी यूज किया जा सकता है वर्षा जल संग्रहण का। नेक्स्ट है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि उद्योग को आप कहाँ कहाँ स्थापित कर सकते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या मुख्य कारण है, कि आप ऐसा क्या है जो आप जहाँ पर उद्योग लगाना चाहते हैं। तो इसका हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जो है, तो सबसे पहले कच्चा माल, कि आप अपने उद्योग को वही जगह पर स्थापित करना चाहेंगे, वही जगह पर लगाना चाहेंगे जहाँ पर आपको उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चे माल की की पूर्ति हो सकती है, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल अच्छे से मिलेगी, वहाँ पर आप उद्योग को लगाना चाहेंगे।
फिर है शक्ति और ऊर्जा, जहाँ पर आपको जिस उद्योग को आप लगाना चाहते हैं उस उद्योग से रिलेटेड अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो आप उसी क्षेत्र पर लगाना चाहेंगे जहाँ पर आपको एनर्जी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी। फिर है जल की उपस्थिति, क्योंकि कोई भी उद्योग में आपको जल के बिना कंप्लीट कार्य नहीं हो सकता है, तो जल जहाँ पर होगा वहीं पर उद्योग स्थापित करना चाहिए। फिर है परिवहन व्यवस्था, जहाँ पर आप उद्योग को बनाकर प्रोडक्ट तैयार करेंगे अपने उत्पाद को, तो उसको परिवहित करने के लिए भी, उसको बेचने के लिए भी आपको पर्याप्त ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आपको उद्योग जहाँ पर लगाएंगे वो सक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट है श्रम, आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है बाज़ार, ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने मटेरियल को, तैयार मटेरियल को आप बेचेंगे, तो वहाँ पर आपको एक पर्याप्त मार्केट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कारण, मतलब ऐतिहासिक कारक, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ ऐतिहासिक कारक। नेक्स्ट 18 नंबर कि भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखें। तो भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न समस्या क्या क्या है? सबसे पहले पोल्यूशन का समस्या है, औद्योगिकरण हो रहा है जिसके कारण पोल्यूशन है। तो ये चारों जो रीजन है ये आपस में एक दूसरे का अंतर प्रक्रिया है, ठीक है, चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर वाहन से आपका पोल्यूशन हो रहा है और एयर पोल्यूशन, ये मुख्य वजह है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक मैप दिया गया है और मैप के माध्यम से आपको दर्शा के दिखाना है। तो मैप में आपको क्या दिखाना है? 5 नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 जगह है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। मैप में क्या है? विशाखापट्टनम आपको दर्शाना है। तो विशाखापट्टनम जो है ये एरिया विशाखापट्टनम का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद है राउरकेला। राउरकेला आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, तो ये क्षेत्र राउरकेला का हुआ। जमशेदपुर, ठीक है। तो जमशेदपुर आप जानते हैं कि झारखंड में है जमशेदपुर, तो ये एरिया जो है ये जमशेदपुर का हुआ, जमशेदपुर का हुआ। नेक्स्ट है दुर्गापुर, बंगाल, तो दुर्गापुर आपका यहाँ पर है एरिया। उसके बाद लास्ट में सलेम, तो सलेम क्या है? तमिलनाडु में कंप्लीट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने 4 सेट को। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए।